16 अप्रैल 1853 भारतीय रेलवे का आधिकारिक जन्म हुआ, जब 3 राजसी भाप इंजन सुल्तान, सिंध और साहिब ने बोरी बंदर यानी बॉम्बे से तन्ना यानी ठाणे तक 34 किलोमीटर की दूरी तय की, जिससे शुरू हुआ भारत में रेलवे का सफर। इसी दिन दक्षिण मुंबई के प्रसिद्ध इलाके भायखला में 200 श्रमिकों ने एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर लकड़ी के ढांचे वाले एक भाप इंजन को खींचा। इससे भायखला ने देश का पहला रेलवे स्टेशन बनने का गौरव हासिल किया। समय की बदलती मांग और 1 जुलाई 1892 को भायखला स्टेशन में एक नए प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुआ, जिसे 2.53 लाख रुपए के बजट में बनाया गया था। वक्त बदला और भागती दौड़ती मुंबई में आधुनिक उपकरणों से लैस नवीन स्टेशन बने, लेकिन बीते वर्षों में जर्जर होती भायखला स्टेशन की इमारत को नवीनता की दरकार थी। ऐसे में हाल ही में इस पुरातन स्टेशन का कायाकल्प किया गया है। स्टेशन भायखला। वर्ष 2022 में भायखला रेलवे स्टेशन को एक नए प्रभावी रूप से पुनर्निर्मित करने में नागरिक समृद्धि संगठन आई लव मुंबई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस परियोजना में सहयोग करने वाली विरासत संरक्षण वास्तुकार आभा लांबा और बजाज ट्रस्ट की मीनल बजाज ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हाल ही में भायखला स्टेशन को यूनेस्को ने एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार से नवाजा है। यह पुरस्कार स्थानीय समृद्धि और ऐतिहासिक संरक्षण के लिए एक प्रेरणा स्रोत है और इससे भायखला स्टेशन को विश्व भर में पहचान मिली है। स्टेशन भायखला। कई अवार्ड्स जीतने वाली वास्तुकार आज हमारे साथ हैं, हमारे भारत की शान, और आर्किटेक्चर में उनका एक विशेष नाम है। हमारे साथ हैं आभा नारायण लांबा जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत स्वागत मुझे इसमें शामिल होने देने के लिए। मैं शुरुआत ज़रूर करूंगी, लेकिन आपको 30 साल पहले ले जाऊंगी। मैं आपको 1993 में ले जाऊंगी। ठीक 30 साल पहले आपने हेरिटेज कंजर्वेशन में अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। 95 में आप मुंबई आई, लेकिन मुंबई लोग जाते हैं वहाँ की चकाचौंध चमक देखकर, माया नगरी मुंबई, जहाँ लोग कई हज़ारों सपने लेकर पहुँचते हैं, क्योंकि वहाँ की फास्ट लाइफ, ऊंची ऊंची इमारतें लोगों को अपील करती हैं। लेकिन आपको अपील की वहाँ की पुरातन इमारतें, वहाँ के खंडर, वहाँ पर वो बिल्डिंग्स जो शायद होकर भी लोगों की नज़रों में कुछ नहीं थी, और वहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई। क्या है आपकी ये जो पूरी जर्नी है, इस सफ़र की कहानी? तो पहले मैं ये कहूँगी कि भारतीय नारी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं नारी हूँ इसलिए एक अलग मुझे एक अलग डब्बे में डाल के मुझे कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस चाहिए। मैंने हमेशा ये समझा है कि मैं विश्व का आधा हिस्सा हूँ, और इसलिए हर नारी विश्व का आधा हिस्सा है और आधे हिस्से की भागीदार बनती है। और जब मैंने आर्किटेक्चर किया दिल्ली के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर से, तब महिलाएं और विमेन आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स बहुत ही कम थी और बहुत ही कम प्रैक्टिस करती थी। पर जब मैं मुंबई आई तो मुझे ये लगा कि उस वक्त 1990s में बाकी लोग और पूरा जो देश का रुझान था हमेशा एक डेड मॉन्यूमेंट्स और साइट्स के लिए रहता है कि कोई पुराना किला, कोई फोर्ट, कोई टूम, पर जो हमारी लिविंग हेरिटेज है उस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। और मुंबई की जो धरोहर है वो मेरे लिए इतनी अहम इसलिए है क्योंकि वो आम रोज़
की जिंदगी में, उसमें रोजमर्रा की जिंदगी में उसका एक भाग है। तो जो मुंबईकर है वो अगर कहीं पैदा होता है तो वो शायद जे हॉस्पिटल या ग्रांट मेडिकल हॉस्पिटल, एक पुरानी इमारत होगी, वो रोज एक बांद्रा स्टेशन या बायकुला स्टेशन से ट्रेन पकड़ के CSTM छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को जाता है। हाई कोर्ट हो या कलेक्टर ऑफिस हो या कोई पुरानी लाइब्रेरी हो या आपका स्कूल हो, तो अधिकतर उसका जो रोज का एक जुड़ाव है, एक लगाव है, वो एक हेरिटेज बिल्डिंग के साथ है। तो जब मैं मुंबई आई, और मुंबई 1995 में देश का प्रथम ऐसा शहर हुआ जिसने कहा कि वो केवल हमारी 6000 साल की संस्कृति में केवल जो 3700 के करीब आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स है, उसके परे जो ऐसी इमारतें हैं, जो पुरानी लाइब्रेरी, पुराने रेलवे स्टेशन, पुराने हाई कोर्ट और इस तरह के जो बिल्डिंग्स हैं, उन पे हम ध्यान दें और हम उनका संरक्षण करें। और इसीलिए जो मेरा आर्किटेक्चरल करियर शुरू हुआ वो ना कोई मॉन्यूमेंट के से शुरू हुआ, वो इन्हीं बिल्डिंग से शुरू हुआ, बिना गवर्नमेंट फंडिंग के सिटीजन पार्टिसिपेटरी प्रोजेक्ट से शुरू हुआ। तो मेरा पहला प्रोजेक्ट दादा भाई नवरोजी रोड, एल्फिंस्टन कॉलेज, काला घोड़ा एसोसिएशन। सो मैंने हमेशा ये चेष्टा की है कि हम सिर्फ वो बड़ी और आलीशान बिल्डिंग्स को भी रखें, पर उन बिल्डिंग्स को संजो के रखें जो कि एक आम आदमी की ज़िंदगी का भाग है। रेल, जो मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी के दिल की धड़कन है, जो उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जिस पे वो आमूमन अपनी ज़िंदगी जीता है। और अगर मैं मुंबई की बात करूं तो कौन नहीं जानता कि मुंबई में लगभग 90% मुंबई अपनी ज़िंदगी रेल पर जीती है। ऐसे में भायखला रेलवे स्टेशन, जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन है, लगभग 170 साल पुराना रेलवे स्टेशन, उसको कंजर्वेशन करने और उसको दोबारा से पुनर्जीवित करके लोगों को समर्पित करना, ये कहाँ से जहन में आया? देखिए, जब कंजर्वेशन का जिक्र होता है, जब संरक्षण का जिक्र होता है, तो दो चीज़ अमूमन एक ख्याल में आती हैं। एक कि ज़रूर कोई पैलेस होगा या बहुत कोई बड़ा मॉन्यूमेंट होगा, और दूसरा कि इसको फंड गवर्नमेंट ने किया होगा। तो इन दोनों इश्यूज़ को चैलेंज करने के लिए 3 महिलाएं थी हम, एक शाइना NC, मीनल बजाज और मैं। हमने ये कहा कि क्यों ना हम इस पूरे इस सोच को बदलें, और इसलिए हम एक ऐसा बिल्डिंग लें या ऐसा एक मॉन्यूमेंट लें कंजर्व करने के लिए जो ना ही गवर्नमेंट के फंडिंग पे निर्भर हो और ना ही कोई चकाचौंध कोई बड़ा सा मॉन्यूमेंट या पैलेस हो, जो आम रोज़ की ज़िंदगी में शामिल हो। और इसलिए भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन भायखला स्टेशन है, और ये एक आम आदमी का स्टेशन है, ये कोई बहुत ही टूरिस्ट सर्किट में नहीं आता। स्टेशन भायखला। हमने ये सोचा कि हम तीनों एज सिटीजन्स ऑफ मुंबई, एज मुंबईकर्स, हम अपना योगदान इसकी ओर क्या कर सकते हैं। तो हमने इकट्ठा होके इसका रेस्टोरेशन का प्लान बनाया और इसको रिस्टोर करने का बोझा उठाया। ये पता चला कि यूनेस्को अवार्ड मिलने वाला है, फर्स्ट रिएक्शन क्या था? इट वॉज जॉय, बिलीफ, और ये एक तरह से दिस इज आवर ओड टू द नेशन एंड इट इज आवर लव फॉर मुंबई एज मुंबईकर्स। चलिए आगे चलते हैं। तो मैम, जैसा कि आपने बताया कि अवार्ड मिल गया, दिस इज़ 11th अवार्ड, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू। लेकिन जब हम बात करें अब भायखला स्टेशन की, 169 ईयर्स ओल्ड स्टेशन, और उस पर कंजर्वेशन का काम आसान नहीं होता, क्योंकि वो स्टेशन ऑलरेडी इन मूवमेंट है, वहाँ पे ट्रेन्स की आवाजाही है। ऐसे में उस स्टेशन का कंजर्वेशन करना कितनी बड़ी चुनौती थी? ये चुनौती ही थी, इसीलिए हमने ये प्रोजेक्ट लिया, क्योंकि मुंबई का ये ही नहीं, भारत का और एशिया का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। बिल्कुल। और जबकि लोग अधिकतर CSTM या बांद्रा स्टेशन की ओर तवज्जो देते हैं, तो भायखला एक स्टेशन है जो कि ज़्यादा टूरिस्ट कभी वहाँ नहीं आते, वो आम जनता का स्टेशन है, मुंबई की अंडरबेली का जो एकदम जो रोज़मर्रा का जो लोगों का काम है वहाँ का स्टेशन है। और इसलिए अधिकतर जो लोग कहते हैं कि कॉन्जर्वेशन बहुत एलिटिस्ट है, हम उस माइंडसेट को चुनौती देना चाहते थे। और मेरे फर्म को और मेरे मुंबई में एज आर्किटेक्ट रहने को 25 साल हो गए थे। सो आई सेड व्हाट कैन आई डू एज अ सिटीजन फॉर माई सिटी। और इसी तरह 3 औरतों ने, एक शाइना NC, एक मीनल बजाज और एक मैं, हम तीनों ने ये निश्चय किया कि हम
मुंबई का ही नहीं, भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन लेंगे और उसका संरक्षण करेंगे, और सरकार से पैसे नहीं लेते हुए ये सोच के व्हाट कैन आई डू फॉर माय नेशन, और इस सोच से हमने इसका काम शुरू किया। और जब ये काम शुरू किया तो 2020 में इसका हमने ये कंजर्वेशन शुरू किया, और चंद ही महीनों में लॉकडाउन हो गया। तो लॉकडाउन के दौरान एक बहुत बड़ी चुनौती भारत को नहीं, पूरे विश्व भर में थी। और क्योंकि उस समय मुंबई से बहुत सारे माइग्रेंट्स को बिना काम के मुंबई छोड़ना पड़ रहा था, लोग पैदल जा रहे थे और अपने अपने गाँव की तरफ। तो हमने ये सोचा कि जब स्टेशन में ट्रेन्स बंद हैं और स्टेशन खाली है, और हमारे पास ये जो 40-50 लेबर है, उनको क्यों ना शहर छोड़ने की जगह उनको कहें आप यहीं बस जाइए और लॉकडाउन के दौरान इस स्टेशन का संरक्षण कीजिए। सो इन अ वे वो जो 3-4 महीने कंप्लीट लॉकडाउन था, उन 4-5 महीनों में हमने स्टेशन का सबसे ज़्यादा कंजर्वेशन का काम किया, क्योंकि नहीं तो यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे होते हैं, स्टेशन बहुत बिजी है, तो इसको रिस्टोर करना बहुत मुश्किल है। तो हमने एक बहुत ही चैलेंजिंग वक्त में ना ही भारत के सबसे पुराने स्टेशन को रिस्टोर किया, बट वो 50-60 माइग्रेंट लेबर जो बिना एक रोज़गार के वापस उन्हें अपने गांव जाना पड़ता, हमने उन्हें मुंबई में रखा, उनका ध्यान रखा, और उन्होंने हमारी धरोहर का ध्यान रखा, और इसी वजह से यूनेस्को ने उसे एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट दिया, और ये रेलवेज़ का पहला यूनेस्को अवार्ड है। अपनी पुरातन चीज़ों को संरक्षित कर उसे पुनर्जीवित कर सामने लेकर आना एक बहुत बड़ा टास्क है, और आपने एक अहम जिम्मेदारी भी निभाई, क्योंकि बतौर नागरिक, अगर मैं एक प्रोफेशनल के तौर पे बात करूँ तो यहाँ पर आपका प्रोफेशनलिज्म तो नज़र आया, लेकिन एक प्रोफेशनल के तौर पर आपने इसके लिए कुछ चार्जेस नहीं लिए, और आपने इसे एक भारत के नागरिक होने के नाते अहम जिम्मेदारी निभाई। एक स्टेशन जो कि दुनिया में एक बहुत ही अनूठा स्टेशन है, भारत का सबसे प्रथम रेलवे स्टेशन है, और जो रोज़मर्रा के लोग इस्तेमाल करते हैं, कोई बहुत रईस या बहुत ही प्रिविलेज लोग नहीं, तो क्यों ना हम इसका संरक्षण करें। और जब आप संरक्षण करें तो हमें ये सोचना चाहिए, इन द सेम सेंस दैट आस्क नॉट व्हाट योर नेशन कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर नेशन। तो हर एक आम नागरिक क्या एक योगदान कर सकता है। हमारी भारत की सभ्यता, हमारी जो बिल्ट हेरिटेज है वो 6000 साल पुरानी है, और केवल 4000 से भी कम मॉन्यूमेंट्स सेंट्रल आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंडर प्रोटेक्टेड हैं। तो इसके अलावा इन 4000 या 3900 के अतिरिक्त कितने सारे छोटे शहरों, छोटे कस्बों में, बड़े शहरों में ऐसे हमारी धरोहर है जो फैली हुई है, और जो कि आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट नहीं करार दी गई। पर ये हमारा दायित्व है हर नागरिक का कि हम उसको संजो के रखें, उसका संरक्षण करें, और अगली पीढ़ी के लिए उन्हें छोड़ दें। बहुत खूब आपने बात कही। अब हम आगे बढ़ते हैं। When you were a young child, young architect and in Delhi, तो आपने जो अपनी लाइफ की शुरुआत की थी वो बेसिकली आपने ब्लॉग्स लिखने से शुरू किया था, लेकिन आपने साथ ही लोगों को ये भी बताया कि कितने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो कहीं गुम गए हैं, कहीं लॉस्ट हैं, लोगों को शायद उसके बारे में जानकारी नहीं है, और आपने अपने ब्लॉग्स के माध्यम से ये जानकारी साझा करनी शुरू की। तो कैसे आया वो जहन में? So 93 में जब मैंने आर्किटेक्चर किया, तो मैंने इंडिया हैबिटेट सेंटर पे स्टाइन दोषी भल्ला के ऑफिस में जूनियर आर्किटेक्ट का काम शुरू किया। उन दिनों ब्लॉग ही नहीं होते थे, उन दिनों मैं हर वीकेंड पे जाके दिल्ली की किसी एक छिपी हुई एक अनूठी सी इमारत को देखती थी, उसके बारे में रिसर्च करती थी, और फिर सैटरडे टाइम्स के लिए फोर्टनाइटली एक कॉलम लिखना शुरू किया मैंने, कॉल्ड फॉरगॉटन मॉन्यूमेंट्स। उन भूले बिसरे मॉन्यूमेंट्स और इमारतों के बारे में जो कि लोगों के पहचान में नहीं है, जिनको या तो निगलेक्टेड हैं, अबैंडन्ड है। और उसके बाद मुझे ये मौका मिला कि मैं मास्टर्स करूं कंजर्वेशन आर्किटेक्चर में। वो करने के बाद मैं मुंबई आई, और मुझे मुंबई आए हुए 28 साल हो गए हैं। 95 में आप मुंबई आए थे, और तब से ये मेरी कर्मभूमि है, और इस शहर ने मुझे बहुत सब कुछ दिया है, और मैं जितना भी इस शहर के लिए कर सकूं वो कम है। मैम, जब आप मुंबई आए 95 में, तो वो एक ऐसा दौर था जब गवर्नमेंट ने एक अपील की थी 95 में मुंबई में कि आप जितने भी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं आप उन्हें गोद लें, आप उनके लिए कुछ करें, एज अ सिटीज़न आप कुछ करें। आपके लिए ये अच्छा मौका भी था, क्योंकि आप उस समय जब आई थी तो
जो कोर्स आपने किया था वो कोर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल था और आपकी नज़र भी शायद उन्हीं इमारतों पर जाती थी जो कहीं उन निगाहों से दूर थी। आपने उस पर काम करना शुरू किया, लेकिन इनिशियल लाइफ कितनी स्ट्रगल से भरी रही, क्योंकि अगर मैं कहूँ हेरिटेज कंजर्वेटर, ये जो कंजर्वेटर शब्द है ये लोगों को इतनी जल्दी समझ नहीं आता होगा। जब 95 में मैंने मुंबई में काम करना शुरू किया तो कंजर्वेशन आर्किटेक्ट क्या है लोगों को आइडिया भी नहीं था, और पूरे शहर में जितने भी उस समय 15 मिलियन की आबादी रही होगी, केवल 2 क्वालिफाइड कंजर्वेशन आर्किटेक्ट्स थे, ना ही कोई गवर्नमेंट फंडिंग थी कंजर्वेशन के लिए। तो उस समय इसलिए मुझे ये लगा कि अगर कोई बहुत ही इमारत है जो कि जिससे ज़रूरत है कंजर्वेशन की, उसके लिए हमें केवल गवर्नमेंट के फंड्स के लिए इंतज़ार करते रहें तो करते ही रहेंगे, तो क्यों ना नागरिक अपनी ओर से कुछ कोशिश करें। तो हमने ना ही वॉलंटरली शॉपकीपर्स ने अपने साइन बोर्ड्स उनको हटा के उनको सही तरह से बिल्डिंग्स को की हेरिटेज दिखाने के लिए सही किया, बल्कि जो स्ट्रीट फर्नीचर, ये भारत का पहला स्ट्रीट फर्नीचर प्रोजेक्ट था एक हेरिटेज एरिया के लिए, और चाहे वो फुटपाथ में जो पत्थर लगा हो या रेलिंग हो या लैंप पोस्ट हो, उसका खर्चा आम कीपर्स दुकानदारों ने उठाया। और इसलिए हमने ये कोशिश की हमेशा कि अगर ये एक धरोहर है जो सबकी धरोहर है, तो सब क्यों ना इसको बचाने का काम करें, हम क्यों ये इंतज़ार करते रहें कि सरकार करे। अच्छा, ये साइनेज और बोर्ड से स्टार्ट हुआ जो सफ़र था, ये आगे बढ़ा, मुंबई ओपेरा बिल्डिंग, लद्दाख तक ये सफ़र पहुंचा, लेकिन शुरुआत जो हुई वो नॉन मॉन्यूमेंटल से हुई। नॉन मॉन्यूमेंटल से फिर आपने मॉन्यूमेंट्स की ओर रुख किया, और अगर मैं कहूँ कि अजंता केव्स पर काम करना, या फिर हम्पी मंदिर में आपका काम, या फिर लद्दाख के उस मैं मोनेस्ट्री की बात ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी जो 15वीं शताब्दी का है, ये आपकी लाइफ में क्या एक बदलाव की भूमिका लेकर आते हैं? मुझे ये लगता है कि जो पिछले 25 साल मैंने इस क्षेत्र में काम किया है, दिस इज़ मोर ऑफ अ प्रिविलेज, इट्स अ गिफ्ट, इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज टू हैव अ चांस टू वर्क ऑन सच मॉन्यूमेंट्स, कि भारत के ऐसे अनूठे मॉन्यूमेंट्स, चाहे वो लद्दाख में एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री हो, या सारनाथ के लिए काम करना, या बोध गया के लिए काम करना, अजंता के लिए काम करना, आमेर किला से लेकर के शिवाजी महाराज की जन्मभूमि शिवनेरी के लिए काम करना, ये एक बहुत ही बड़ा सौभाग्य है, और इसको मैं एक बहुत ही बड़ा सौभाग्य मान के चलती हूँ। और मेरी अगर ज़िंदगी के 25 साल इस काम में कार्यरत हुए हैं, मुझे लगता है कि हमारी जो हमारे देश में इतनी सारी इमारतें, हमारा कल्चरल हेरिटेज इतना फैला हुआ है और इतना भव्य है कि कई जन्म लग जाएंगे और तो भी ये कम होगा। बिल्कुल, क्योंकि आपने उन पलों को जिया है, आपने उस इतिहास को जिया है और उसको एक जीवंत रूप भी दिया है। शायद ये आने वाले भविष्य के लिए बहुत कारगर काम साबित होगा, क्योंकि वो अपने उस हेरिटेज के साथ जुड़ पाएंगे, उसके बारे में जान पाएंगे जिसके बारे में वो अभी तक नहीं जानते थे। लेकिन यहाँ पर मेरा एक सवाल आपसे ये ज़रूर होगा कि एक आर्किटेक्ट के तौर पर जब आप कोई हाई राइज बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं, जब आप किसी और बिल्डिंग का नक्शा तैयार करते हैं, तो ये बहुत आसान काम होता है, क्योंकि दरअसल आप अपनी कल्पनाओं को मूर्त रूप दे रहे होते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत जब आप हेरिटेज कंजर्वेशन पर काम करते हैं, तो आप उस शताब्दी में जाते हैं, उसे जीते हैं, उसे भी किसी ने डिज़ाइन किया होता है, और उस आर्किटेक्ट के माइंड को आपको रीड करना होता है, क्योंकि दरअसल जो आप कंजर्वेशन कर रहे हैं वो आप उस चीज़ को हूबहू बिल्कुल वैसा तैयार कर रहे होते हैं। कितना मुश्किल होता है उस इरा में वापस जाना, उस तरीके से जीना, उस तरीके से सोचना, और किसी के माइंड में जाकर घुसकर ये समझना कि ये कैसा होगा। देखिए, कंजर्वेशन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि हमें उसको जैसी वो थी वैसा ही लाना है। जैसी वो बिल्डिंग थी या इमारत थी, हमें अपने मनगढ़ंत उसमें ब्यूटिफिकेशन किया तो उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसलिए रिसर्च, आर्काइवल रिसर्च बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है। कोई भी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लेने से पहले उसमें बिल्कुल गहराई से उसको समझना, उसका वो जो उसके आर्किटेक्ट थे उनकी क्या सोच रही होगी, उस समय के मटेरियल्स क्या थे, कंस्ट्रक्शन की पद्धति क्या थी, वो समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर हम एक
15 शताब्दी की हम्पी में एक अर्थ स्ट्रक्चर के साथ काम कर रहे हैं। तो भोजपत्र को हमने वाटरप्रूफिंग के तरह इस्तेमाल किया, हमने नई कोई वाटरप्रूफिंग नहीं लाई, क्योंकि यही आइडिया था कि 600 साल पहले वो क्या इस्तेमाल करते थे, वो कोई बिटुमन फेल्ट तो नहीं थी वहाँ पे। सो इसी तरह हर प्रोजेक्ट में आपको एक बहुत ही गहराई से, और ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एक बहुत बड़ा एक भार होता है एक कंजर्वेशन आर्किटेक्ट पे, क्योंकि ये धरोहर हमारी नहीं है, अमानत है अगली पीढ़ी के लिए। तो आप उसको केवल बहुत ही ध्यान से उसको संजो के आगे बढ़ दे सकते हैं, उसमें अपने मन से जो बदलाव है वो नहीं ला सकते। और यही प्रवृत्ति और यही चेष्टा रही है कि जो करें वो एक सेंस ऑफ ड्यूटी से करें, नॉट अ सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट। एक ड्यूटी मानकर एक नागरिक का फ़र्ज़ अदा करें, ये आप हमेशा से सोचती आई हैं। एक कंजर्वेटर के तौर पर आप कैसे खुद को मैनेज करती हैं? कभी आप माइनस डिग्री पर काम कर रही हैं, कभी 46 डिग्री पर काम कर रही हैं। कंजर्वेशन एक बहुत ही आसान नहीं है, ये मतलब ये ग्लैमराइज प्रोफेशन नहीं है। इसमें बहुत ही धूल मिट्टी गारे के साथ काम करना पड़ता है, आपको लोकल लेबर के साथ काम करना पड़ता है। मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसी जगह रहे हैं जहाँ लद्दाख में केवल अप्रैल से अक्टूबर के बीच में काम होता था, नहीं तो -20 डिग्री तक वेदर जाता था। हम्पी में हम 46 डिग्री में काम किया है, कोटा में ऐसे में। पर उसमें यही है कि जो साइट की ज़रूरत है आपको वो करना है। आपको ये सोचना है कि मेरा प्रोजेक्ट अगर मैंने छत खोली है तो उसे मानसून से पहले कैसे ढकना है, और इसलिए उसमें जो ज़रूरत इमारत की या साइट की होती है वो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा होती है। चलिए कंजर्वेशन के बारे में और बातें करते हैं और लोगों को बताते हैं, आगे चलते हैं, आइए। उन पत्थरों की भाषा समझना, उन पत्थरों के बीच में रहकर उसे ज़िंदगी देना, ये अपने आप में कितना बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि आप अलग अलग साइट्स पर काम करते हैं। ऐसे में कई चैलेंजिंग टास्क रहते होंगे। सबसे चैलेंजिंग और एक तरह से सबसे इनरिचिंग टास्क वही है कि जब आप अलग अलग परत निकाल के उस इमारत की सच्चाई देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे कि हमने अभी शालीमार बाग में जब हम रानी महल और नूर महल में हमने सीमेंट प्लास्टर निकाला, तो हमें सीमेंट के पीछे दबे हुए मुग़ल समय के 400 साल पुराने काव लकड़ी के सुतून कॉलम्स मिले, या हमने 7 परतें ऑयल पेंट की निकाली केनेसेथ एलियाहू सिनेगॉग में, और उसके पीछे हमें जो ओरिजिनल कलर स्कीम थी जो गोल्ड और सेज ग्रीन की थी वो मिली। तो इंसानों का मैं नहीं कह सकती, पर इमारतें झूठ नहीं बोलती, और जो उनकी सच्चाई है बस आप एक परत के बाद दूसरी जब आप खोलते हैं तो वो खुद आपको बताती हैं कि हमारा संरक्षण कैसे करना है। मैम, एक आपके कंजर्वेशन साइट का जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगी। 15वीं शताब्दी के बौद्ध मंदिर में आप काम कर रही थी, तो एक जिम्मेदारी का एहसास रहता है कि हम 15वीं शताब्दी की किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं, हमसे कहीं कोई गलती ना हो जाए। एक डर और साथ में एक एंडेंजर्ड साइट, उसके बीच आपको नाइटमेयर्स आते थे, क्या ये बात सच है? मुझे इस मतलब ऐसे नाइटमेयर्स नहीं कहूँगी, पर मुझे एक बहुत ही भय था कि मैं ये जो मैत्रेय बुद्ध का मंदिर है जो कि 600 साल पुराना है, मैं उसमें कोई गलती ना कर दूं तो वो ख़राब ना हो जाए। तो मैं आधी रात को चौंक के उठती थी और मुझे लगता था कि कहीं पानी ना आ जाए, कोई मेरी वजह से कोई गलती से उस मंदिर को क्षति नहीं पहुंचे। पर मुझे ये लगता है वो बहुत पुरानी बात थी, वो 19 साल पुरानी बात थी। पर आज भी जब मैं किसी इमारत को, किसी हिस्टोरिक साइट को लेती हूँ तो मुझ में एक बहुत ही एक एहसास होता है, एक चिंता रहती है, क्योंकि वो इतनी भव्य इमारत है, इतनी कीमती उसकी जो उसकी हिस्ट्री है, मैं उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहती। और मुझ में एक एहसास रहता है कि मैं उसको ज़िम्मेदारी से करूँ, कभी थोड़ा डर के करूँ, कि मुझे कभी ये ओवर कॉन्फिडेंस ना रहे कि मुझे सब पता है, क्योंकि हर साइट, हर इमारत की अपनी हिस्ट्री, अपना उसका एक आइडेंटिटी होता है। और इसलिए जो भी कंजर्वेशन आर्किटेक्ट उस पर काम करे, उनको एक बहुत ही संयम से, उन्हें बहुत ही रिस्पेक्टफुली और बहुत ही एक
मॉडेस्टी से काम करना चाहिए, एक ह्यूमिलिटी से, क्योंकि कई दफ़े आपको जो वहाँ के गांव वाले शिल्पकार हैं जो कि शायद पढ़े लिखे नहीं हो पर उन्होंने पुश्तों से वो काम किया है, वो आपको इतना कुछ समझा देते हैं, सिखा देते हैं, सीखने को मिलता है कि एक सेंस ऑफ एक तरह से आदर हमेशा रहना चाहिए। तो जिस दिन किसी प्रोजेक्ट में आपको डर ना लगे थोड़ा सा, और ये नहीं हो कि ये एक जिम्मेदारी का एहसास हो कि मुझे अच्छे से करना है, वो सही नहीं जाएगा। इसलिए हर प्रोजेक्ट में एक ज़रा सा डर होना चाहिए। अच्छा, हज़ारों आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर आपने कंजर्वेशन का काम किया है, आपके दिल के सबसे करीब कौन सी है और कौन सी ऐसी कंजर्वेशन साइट रही जो शायद आप कभी नहीं भूल सकती उसका एक्सपीरियंस, या वो अपने आप में इतना अमेजिंग था कि आज भी आप उसे जीती हो? मुझे लगता है पिछले 25 साल से, चाहे वो लद्दाख से कन्याकुमारी हो, अजंता हो, सारनाथ हो, मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, मुझे हर प्रोजेक्ट ने कुछ सिखाया है और कुछ दिया है। हैदराबाद के चौमहला पैलेस में मैंने 6 साल काम किया। मेरी छोटी सी बेटी मेरे साथ वहाँ पे खेलती थी जब मैं वो प्रोजेक्ट पे काम करती थी। सो एक तरह से हर प्रोजेक्ट ने मुझे कुछ सीख दी है और मेरी ज़िंदगी को छुआ है। सो उस तरह से कहना मुश्किल है कि कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, बट हर प्रोजेक्ट ने कुछ दिया है। यूनेस्को अवार्ड्स आपको मिले, 11वां पहली बार रेलवेज का नाम लेकर आई। जब पहली बार आपको ये पहचान मिली थी तब क्या खुशी थी, और आज वो खुशी क्या 11 गुना होती है? बिल्कुल, हर प्रोजेक्ट एक आपको एक खुशी देता है, और हर अवार्ड जो यूनेस्को देता है उससे हमारे देश को सम्मान मिलता है। और स्पेशली जब मैंने काम शुरू किया था तो कंजर्वेशन का एहसास लोगों को नहीं था, ये मालूम ही नहीं था कि होती क्या चीज़ है कंजर्वेशन। पर पिछले 25 सालों में लोगों में एक जागृति है। सो सबसे बड़ा अवार्ड ये है कि लोग, अगर हम बांद्रा स्टेशन पे काम कर रहे हैं तो लोग आके पीठ थपथपा के कहते हैं, कोई भी कम्यूटर, और कहते हैं बहुत अच्छा किया। और उससे जितनी खुशी होती है, या जब कॉन्वोकेशन हॉल 2006 में मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी का किया था और उस समय हमारे राष्ट्रपति, उन्होंने कहा था योर बिल्डिंग स्माइल्स, वो आज तक मुझे शब्द याद हैं, क्योंकि जब आपकी बिल्डिंग खुश हो या अच्छे से रिस्टोर हो गई हो, वो सबसे बड़ा अवार्ड है। और यही चेष्टा है कि आखिरी दम तक जितना हो पाए इस देश की धरोहर के लिए करें। बिल्कुल, हमारी धरोहर के प्रति हमारी एक जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को हमें निभाना चाहिए। बहरहाल आभा जी, आप तमाम जनता से क्या संदेश साझा करना चाहेंगी? मैं ये कहूँगी कि हम बहुत ही लकी हैं एक देश की ओर से कि 6000 साल की हमारे पास धरोहर है, और आपके छोटे कस्बे में, गांव में, शहर में, आपके नुक्कड़ में शायद एक 12वीं सदी की इमारत हो, एक पुराना खंडर हो। कृपा करके उसका संरक्षण करें, क्योंकि हर नागरिक का ये जन्म सिद्ध ये ड्यूटी बनती है, अधिकार नहीं, कि हम अपनी धरोहर को आने वाली पीढ़ी के लिए बचाएं। सो प्लीज़, अगर आप ही नहीं, कोई और भी आप देखें उसको गंदा करते हुए, तो रोकिए और अपनी ओर से जो भी कुछ कर सकें प्लीज़ कीजिए। और केवल सरकार नहीं, आप नैतिक रूप से आप क्या कर सकते हैं अपने देश की, अपने शहर की धरोहर को बचाने के लिए, तो कृपा कीजिए। बिल्कुल, इन्होंने इतनी धरोहरों पे काम किया है कि हम हर किसी का जिक्र तो यहाँ नहीं कर सकते, लेकिन हम सच में नमन करते हैं आपके जज्बे को कि आप हमें हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति से जोड़ रही हैं। हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो ये थी हमारे साथ आभा नारायण लांभा, एक ऐसा नाम जिन्होंने हमें हमारी सभ्यता के साथ जोड़ा है। हमारी प्राचीन सभ्यता से जुड़ी इमारतें कैसी दिखती थी वो हम भी नहीं जानते, कुछ खंडहर का रूप ले चुकी थी, लेकिन इन्होंने हमें उनसे हमारी पहचान करवाई, और सच में ये बहुत काबिल तारीफ़ काम है। बहरहाल आज हमने आपको दिखाया कि कैसे एज अ हेरिटेज कंजर्वेटर उन्होंने बहुत काम किया और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कुछ सफ़र को हमारे साथ साझा किया। बहरहाल परिवर्तन आ सकता है, लेकिन परिवर्तन लाने के लिए हमें आपको, समाज को कदम उठाना होगा, तभी आएगा हमारे देश में बड़ा परिवर्तन। नया भारत, हमारा भारत तभी तैयार होगा जब हम नवीनता की ओर बढ़ेंगे, लेकिन पुरातन को साथ में लेकर चलेंगे।
इसी के साथ अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।